चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो अपन ने क्या डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है नेगेटिव चार्ज, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, जिसमें कि दोनों चार्जेस होने क्या चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, बट उनकी पोलैरिटी जो होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। सिमिलरली अगर बात करते हैं अपन मैग्नेट के अंदर, तो मैग्नेट में क्या होता है कि भाई सीधी सी बात है कि मैग्नेट में एक पोल N है और एक पोल S है। N पोल को अपन उसकी पोल स्ट्रेंथ को क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और अगर बात करें S पोल के लिए तो उसकी पोल स्ट्रेंथ को अपन क्या मानते हैं, नेगेटिव। तो सिंपली अगर बात की जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप कहते थे कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव दो डिफरेंट चार्जेस है उनको आप किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखते हो और ये जो कॉम्बिनेशन बनता है जिसको बोलते हो इलेक्ट्रिक डायपोल। लेकिन यहाँ पर मैग्नेट के केस में क्योंकि अगर बात करें तो सिंपल ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ मैग्नेट के अंदर N पोल होगा या फिर सिर्फ मैग्नेट में S पोल हो सकता है। तो अगर बाहर मैग्नेट जो होता है वो कंप्लीटली किसका काम करता है, एज अ मैग्नेटिक डायपोल। जो मैग्नेट होता है वो किसका काम करता है, एज अ मैग्नेटिक डायपोल की तरह वो बिहेव करता है, जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज करते हैं। तो देखो यहाँ पर भी अगर बात की जाए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M वेक्टर से, और लिखते क्या है, क्योंकि वहां पे अपन लेते थे चार्ज, वहां पे क्या यूज करते थे, चार्ज, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ कितनी है, M, और उनके बीच में इफेक्टिव जो लेंथ अपन लेते हैं वो कितनी है, 12। वहां पे 12 लेते थे, यहाँ पे कितनी लेंगे, 12। क्लियर है। अब देखो इसके अंदर इसकी डायरेक्शन की भी बात करते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो मैग्नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो सेम केस अगर बात करते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी आपके पास किस तरफ हो जाएगी, S टू N। इसकी जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वो किस तरफ होती है, S से N की तरफ। अब देखो इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए जैसे अपन ने इससे पहले वाली क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ा था उसको एक बार लिख लेते हैं। F इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट बाय 4 पाई
m1 m2 बाय r स्क्वायर, ये रिलेशन था। अब देखो इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखो तो सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल, एक बार क्वेश्चन लिखो तो चलो एक बार क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन में क्या आपको गिवन है। यहाँ पे आपको गिवन है कि आपके पास दो मैग्नेट है और उन दोनों मैग्नेट के लिए गिवन है कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो है उनका जो रेशियो है 1:3 है और उनको कितनी डिस्टेंस पे रखा है 1 मीटर पे। क्लियर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट कोई होगा जहां पे अगर आप यूनिट पोल रखोगे तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो वही बताना है कि इन दोनों मैग्नेट के बीच में किस डिस्टेंस पे वो पोल रखे जिससे कि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ट्राई करोगे या फिर सॉल्व करें इसको? चलो √2 by √2 plus 1, 1 by 1 plus √2। एक बार कैलकुलेशन फ्रॉम 2m, ठीक है। चलो पहले तो मैं आंसर बता दूं, इसका जो आंसर है वो आपके पास है 1 by 1 plus √2। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो अगर आंसर नहीं आ रहा है तो। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो पोल स्ट्रेंथ गिवन है 1:2, पोल स्ट्रेंथ क्या है, स्मॉल m। तो सीधी सी बात है, रेशियो में आपको गिवन है तो आप अज्यूम कर लो कि एक है m और एक कितना है 2m, एक है m और एक कितना है 2m। क्योंकि फाइनली जब आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आपने क्या कहा है कि नेट फोर्स कितना है 0, नेट फोर्स कितना है 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर करे शुड बी इक्वल टू 0। या फिर अगर मैं ऐसा कहूं कि दोनों फोर्स जो उस पोल पे लग रहे हैं, जैसे देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, जैसे मान लो ये यूनिट पोल है, क्लियर है। एक जो नॉर्थ पोल है उसकी वजह से फोर्स लग रहा है F1 इस तरफ, और दूसरा जो मैग्नेट है उसकी वजह से फोर्स लग रहा है इस तरफ। तो कंपलसरी है कि इस पॉइंट पे अगर 0 फोर्स हो रहा है तो डायरेक्शन में तो दोनों क्या होने चाहिए, अपोजिट। कंपलसरी है कि अपोजिट होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर 0 हो रहा है तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आप एक जनरल डिस्टेंस मान लो कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1 मीटर, जैसा कि दे रखा है दोनों पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास 1 मीटर। तो देखो यहाँ पे
जैसे मैं समझने के लिए यहाँ पे, जैसा कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया था, सेम ऐसी चीज में बना रहा हूं। जैसे मान लो ये m है और यहाँ पे ये क्या है, 2m। क्लियर है? इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर। और आप एक यूनिट पोल स्ट्रेंथ का एक कोई मैग्नेट रख रहे हो, इनके बीच में कोई पॉइंट आपने ले लिया, तो ये बताना है कि इसके ऊपर कितनी डिस्टेंस पे, पर इससे या तो डिस्टेंस बता दो या फिर इससे बता दो, किसी से भी बता सकते हो। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे इसकी वजह से अपन जनरल एक मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x डिस्टेंस। भाई कुछ ना कुछ अपन अज्यूम तो कर ही सकते हैं, डिस्टेंस कितनी है, x डिस्टेंस। तो बची हुई रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एक्स। भाई टोटल 1 मीटर है तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एक्स। अब जैसा कि कहा कि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल, तभी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएंगे। तो अब देखो इसके लिए म्यू नॉट बाय 4 पाई, पहले के लिए m, दूसरे के लिए पोल स्ट्रेंथ कितनी है 1 बाय डिस्टेंस कितना, x स्क्वायर, शुड बी इक्वल टू, दूसरे के लिए कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, दूसरे की पोल स्ट्रेंथ कितनी है 2m, 1 बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो ये कांस्टेंट जो है वो तो कैंसिल आउट हो गया, ध्यान से देखो तो ये m जो अपन ने अज्यूम किया था वो भी कैंसिल आउट हो गया। भाई सिंपल सी बात है, m अपन ने अज्यूम किया था तो आंसर जो आना चाहिए वो कभी भी m की फॉर्म में नहीं आ सकता है। जो चीज आपने अज्यूम की है वो आंसर में नहीं आना चाहिए, तो वैसे ही देखो कैंसिल आउट हो रहा है। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है, 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो स्क्वायर है तो दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, रूट ले लेते हैं। तो कितना बचा, 1 बाय एक्स इक्वल्स टू रूट 2 बाय 1 माइनस एक्स, और अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो फाइनली x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 बाय 1 प्लस रूट 2, और यूनिट मीटर में है तो क्या लिख लोगे, मीटर। क्लियर है? ठीक है। अब देखो जैसे आपको इसी बार ऐसा कुछ गिवन हो कि यहां पर जो पोल स्ट्रेंथ है, इस बार ऐसा कुछ दे रखा है कि एक जो मैग्नेट है उसके लिए जो पोल स्ट्रेंथ है वो आप अज्यूम कर लो कितना है 2m, एक के लिए कितना है 2m, और दूसरा कोई मैग्नेट है उसके लिए आप वैल्यू ले लो कितना 8m। क्लियर है? और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आप डिस्टेंस अज्यूम कर लो कितना है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इनके बीच में आपको वो पॉइंट बताना है, किससे, 2m वाला जो पोल स्ट्रेंथ वाला मैग्नेट है उससे वो वाला पॉइंट बताना है जहां पर यूनिट पोल को अगर रखो तो नेट फोर्स कितना आए, 0। तो उस वाले केस में आपको क्या बताना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टेन बाई 3 सेंटीमीटर फ्रॉम 2m, किसी का आ रहा है 20 बाई 3 सेंटीमीटर फ्रॉम 8m। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। भाई आप यहां से भी डिस्टेंस बता सकते हो और यहां से भी बता सकते हो, जैसा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में x पूछा है ना, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो 10 बाई 3 सेंटीमीटर, है ना, यहां से ही कैलकुलेट करो, ये डिस्टेंस हो जाएगी 10 माइनस एक्स। क्लियर है? प्लस अभी का आंसर 10 बाई 3 आ गया क्या? डाउट तो नहीं है किसी को, सॉल्व करने की जरूरत है क्या? ओके चलो, इसी में आपको अगर ऐसा कुछ गिवन हो कि यहां पर जो मैग्नेटिक जो पोल स्ट्रेंथ आपने पॉजिटिव दोनों ली है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, इसी में आपके पास ऐसा कुछ हो कि एक जो पोल है उसकी पोल स्ट्रेंथ है नेगेटिव, एक अगर पोल है उसकी पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव है, तो एक चीज बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा या फिर मैं कहूं मैग्नेटिक फोर्स वो किस तरफ 0 होगा। जैसे कि देखो
नेक्स्ट अपन डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जैसे बात की जाए, पहला तो ये पार्ट कि अगर मान लो इसकी पोल स्ट्रेंथ है +2m और इसकी है -3m, क्लियर है? तो इनके बीच अगर 3 पॉइंट में ले रहा हूं, ये P पॉइंट है, ये यहां कहीं पे Q पॉइंट है और ये वाला R पॉइंट, तो वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 0 हो सकता है? कुछ स्टूडेंट कह रहे P पॉइंट, कुछ कह रहे R पॉइंट। मींस किसी का भी आंसर क्यों तो नहीं आएगा, क्लियर है? कुछ आर कह रहे, कुछ भी हो रहे हैं। देखो वहां पे याद करो, एक बार जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्वेश्चंस किए थे तो वहां पे आपने पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में किया था, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में, और पॉजिटिव और नेगेटिव उन दोनों के केस में किया था। तो वहां पे एक चीज ध्यान रखी होगी कि हमेशा वहां पर मैग्नेटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा जहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। वहां पे ये चीज आपने रिमाइंड करवाई होगी कि जो उस वाले चार्ज की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा जिस तरफ की चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। तो यहां पर अपन चार्ज की तरह ही नहीं है, यहाँ पे क्या है, पोल स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे अपन किस तरीके से सोचेंगे, पोल की तरीके से, बट लॉजिक जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो यही होगा, क्लियर है? तो यहाँ पे भी एक बार ये क्वेश्चन, जैसे मान लो यहाँ पे मैं डेटा दे देता हूं, जैसे डिस्टेंस आप 1 मीटर ही ले लो, इसके अंदर बताओ तो कि 2m से कितनी डिस्टेंस पे, 2m से कितनी डिस्टेंस पे नेट मैग्नेटिक फोर्स है वो 0 आ रहा है? कैलकुलेट कर सकते हो क्या? बेटा मिडिल पॉइंट पे डायरेक्शन देखोगे, क्योंकि ये प्लस है, प्लस मींस कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल होगा। प्लस है मींस नॉर्थ पोल हुआ, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ, ये जो नेगेटिव है इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ, इसी तरफ। तो इसका मतलब Q जो पॉइंट है वो उस पॉइंट पे कभी भी नेट मैग्नेटिक फोर्स है वो 0 कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि यहां देखो डायरेक्शन क्या हो रहे हैं, दोनों फोर्सेस ऐड हो रहे हैं, दोनों जो फोर्सेस है वो क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अब सिमिलरली यहां पे सोचो R पे, तो आप क्या बताओगे कि सर ये +2m है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो राइट साइड होगा। बट अगर बात करें क्योंकि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइंस देख लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वो इसी तरफ होगी। डायरेक्शन तो सर क्या है, अपोजिट है। बट इंपॉर्टेंट ये है आपके पास कि यहां पर ये जो पोल स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू भी ज्यादा है और डिस्टेंस भी कम है इससे। ध्यान से देखो, पोल स्ट्रेंथ है वो भी यहाँ पे ज्यादा है और जो वैल्यू है लेंथ की, डिस्टेंस की, वो भी कम है, तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता है। लास्ट ऑप्शन आपके पास P बचता है। हाँ, तो आंसर बता दो, 2/√6। किसी का आंसर है √2/√3 माइनस √2, √2/√3 माइनस √2। फ्रॉम 2m। तो ये आंसर आ रहा है क्या? डाउट तो नहीं है किसी को? आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो आंसर कुछ और आएगा, है ना, 1 मीटर ऐड वगैरह करोगे। किसी को डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े, चलो। अब देखो यहाँ पे आपके पास जिस तरीके से फोर्स के क्वेश्चन बनते हैं उसी तरीके से आगे जाके मैग्नेटिक फील्ड के बनेंगे, जहां पे जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक को अपन साथ में इसीलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि दोनों चैप्टर आपस में रिलेटेड है, ठीक है? तो वहां पे आपने फोर्स के क्वेश्चंस किए थे, वहां पे किसके क्वेश्चंस किए थे, फोर्स के क्वेश्चंस किए थे। सिमिलरली यहाँ पर अपन ने एक तो किसके कर लिए, फोर्स के, और दोनों केसेस कर लिए कि दोनों क्या हो, पॉजिटिव या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव है तो वो पहले जैसा ही केस है ना। चलो अब देखो, इसके बाद अपन ने सेकंड जो टॉपिक पढ़ा था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे देखो, अगर आपको ऐसा कुछ दे रखा हो कि एक मैग्नेट है आपके पास, एक मैग्नेट है, उसकी लेंथ आपके पास है L,
उसकी लेंथ मैं बता रहा हूं कितनी है, कैपिटल एल, और पोल स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है, एम। क्लियर है? अब आपने क्या किया कि इस मैग्नेट को सेमी सर्कुलर रिंग में बैंड कर दिया कुछ इस तरीके से। यहां पे ये है प्लस एम और ये वाला है माइनस एम। क्लियर है? जो ये वाला मैग्नेट था इसकी पोल स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो था वो कितना था, एम था। तो ये बताना है कि जैसे ही आपने उसको सेमी सर्कुलर रिंग में कन्वर्ट कर दिया, शेप चेंज कर दिया, तो अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? टू एल एम बाय पाई। टू एल एम बाय पाई, एम एल बाय पाई। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि अपने पास जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है एम डैश, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है कि दोनों जो पोल्स है उनके बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है उसके अकॉर्डिंग आंसर बताते हैं। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे सेमी सर्कुलर रिंग सा बना हुआ है तो रेडियस कितनी अज्यूम कर लेते हैं, आर। क्लियर है? तो एक चीज समझ में आती है कि सेमी सर्कुलर रिंग है तो ये जो हाफ पार्ट होगा कितना हो जाएगा आपके पास, पाई आर। पाई आर है वो बेसिकली किससे आ रहा है, एल है वही तो है पाई आर। जो आपके पास एल है वही तो क्या है, पाई आर। तो अब देखो आर की जो वैल्यू आई वो आपके पास हो जाएगी एल बाय पाई, एल बाय पाई। तो यहां से जो यूज करोगे एम डैश वो कितना हो गया, स्मॉल एम इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस की जगह पे कितना लोगे, टू आर। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, टू इंटू आर। अब जो भी है वो वैल्यू आप पुट कर लो, एम डैश इक्वल्स टू एम इंटू आर की जगह पे कितना हो जाएगा, एल बाय पाई। आप चाहो तो कैपिटल एम की फॉर्म में भी बता सकते हो। क्लियर है? चलो ठीक है। दूसरी चीज, अब देखो एक लॉजिक तो ये क्लियर हुआ कि सर जो मैग्नेट है उसका शेप है वो चेंज करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कभी सेमी सर्कुलर रिंग दे दिया हो, कभी मान लो एल शेप में कुछ बना दिया हो। भाई इसी को मैं क्या कर सकता हूं, ये जो रॉड है इसको मैं ऐसा कुछ शेप दे दूं, दे सकते हैं ना। और ऐसा मेंशन कर रखा हूं कि ये दोनों डायमेंशन क्या है, सेम है, मींस एल बाई टू है। तो उस केस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूछा जाए तो भी क्या करना पड़ेगा, क्लियर हो रहा है ना, हाइपोटेनियस थ्योरम है उसको लगा के अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला लॉजिक तो ये समझ में आया कि सर स्ट्रक्चर है वो शेप है वो, किसी ने कहा कि सर सर्कल ही बना लेते हैं। तो एक चीज बताओ, सर्कल इसको कैसे बनाओगे, भाई सीधी सी बात है कि ये एन है, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि एन की तरफ से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हो और वहीं से एंटर भी कर रही हो, ऐसा हो सकता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो ऐसा थोड़ी है कि इसको आप रोटेट करके पूरा सर्कल ही बना लिया तो इफेक्टिव लेंथ ही खत्म कर दिया आपने। क्लियर है? दोनों पोल को आपने मर्ज ही कर दिया ना, एन और एस एक ही पॉइंट पे दोनों पोल एक साथ एग्जिस्ट थोड़ी करेंगे। क्लियर है ना? तो सर्कल नहीं बनेगा और कुछ शेप बन सकते हैं, ऐसा कुछ बना लो। हाँ, सर्कुलर मैग्नेट जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जैसे ये सर्कुलर मैग्नेट है तो इसमें जो एन पोल, जैसे कि देखो यहां से मैं ये कह देता हूं, ये छोटा सा जो मैंने बनाया है ये फ्रंट व्यू है इसका, और पीछे वाला जो सर्कल है वो मान लो कि क्या है, यहां से ऊपर फ्रंट व्यू देख रहे हो वो बॉटम व्यू है, नीचे से देख रहे हो। क्लियर है? तो यहां पर बनेगा एन पोल और पीछे की तरफ क्या होगा, एस पोल। क्लियर है? वो एक ही पॉइंट पे नहीं है। यहां पे तो आप क्या कह रहे हो कि सर दोनों मिला ही लेते हैं, पर मिला नहीं सकते ना। फिर तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो प्रॉपर्टीज है
उनको फॉलो करेगा ही नहीं। इंटरसेक्शन वगैरह बहुत सारे केसेस आएंगे जो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो और कोई दूसरा स्ट्रक्चर देके आपसे पूछा जा सकता है। अपन ने एक क्वेश्चन कर लिया, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो इसके अंदर एक दूसरी प्रॉपर्टी की अगर ध्यान से देखो तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, तो सिंपल क्या बताओगे कि सर वेक्टर क्वांटिटी है, तभी तो अपन इसकी डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है? अच्छा, वेक्टर इसका मतलब वेक्टर से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे मान लो आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि यहां पर दो मैग्नेट, मैं इस तरीके से कुछ बना लेता हूं, यहां पे मैं लिख लेता हूं ये N है, ये S है, ये N है और ये S है, और आपको बता रखा है इसकी थिकनेस को आपको कंसिडर नहीं करना है ना। ये जो एंगल है वो अज्यूम कर लेते हैं कितना है, 37 डिग्री। कितना है? 37 डिग्री। एक के लिए जो पोल स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो कितना है m, और इसके लिए भी कितना है m। तो आपको ये बताना है mnet जो होगा, mnet वेक्टर वो क्या होगा। चाहो तो आप डायरेक्शन वाइज भी बता सकते हो, और डायरेक्शन वाइज नहीं बता रहे हो तो सिंपल मैग्नीट्यूड बता सकते हो। कोई वेक्टर है तो डायरेक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आई कैप जे कैप की फॉर्म में, ये तो 2D में है ना। तो आप सिंपल मैग्नीट्यूड बता दो कि नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगा वो कितना होगा। डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर दी तो जो एंगल जो दिख रहा है क्या पता वो नहीं हो, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सोचना। m/5 आई कैप माइनस 3/5 जे कैप, ऐसा कुछ आ रहा है। रूट 10/5 m। देखो इसके अंदर डायरेक्शन का थोड़ा सा देखना, वहां मिस्टेक मत करना। डायरेक्शन क्या होती है, S/N। अब देखो एंगल यहां पे बेटा कितना लेंगे, थीटा जो होगा वो 37 लेंगे या कुछ और लेंगे। एंगल जो दोनों के बीच में, कैपिटल एम वेक्टर और एम वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो आप कितना यूज करोगे, पर रिजल्टेंट कैलकुलेट करोगे। कुछ स्टूडेंट ने कंपोनेंट में करके किया है, देखो डायरेक्शन जो होती है वो किस तरफ होती है एक बार ध्यान से देखना। सर डायरेक्शन एस से एन की तरफ होती है, इस तरीके से। अब ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो वेक्टर है ना, इसको हॉरिजॉन्टल को अपन ने ऐसे ही रखा है, और ये दूसरा वाला जो वेक्टर है वो किस तरीके से आ रहा है, नीचे की तरफ। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कहा था ना। तो यहाँ पे देखो अब ये एंगल आपको पूछा जाए तो क्या बताओगे कि सर ये 180 माइनस 37 जो भी आएगा ये कितना आएगा एक बार बताओ तो, 143। क्लियर है? अब तो सॉल्व कर सकते हो, ये भी सर m है, ये भी m है, और जरूरत पड़े तो cos 143 है तो उसको 90 प्लस समथिंग लिख के इस तरीके से 90 प्लस 53 हो जाएगा,
है ना, जो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइन के अंदर, और साइन 53 वगैरह आपको वैल्यू पता है 4/5, तो उसको आप यूज करके फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? और अगर आप चाहो तो वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर लो, क्योंकि वेक्टर है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कंपोनेंट। भाई अगर आप वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना चाहो तो क्या लिखोगे कि सर ये एम वेक्टर है, तो इसका एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट जो माइनस जे कैप में आएगा, और एक आएगा माइनस एक्स कैप या आई कैप में। क्लियर है? तो इसके साथ इसको क्या कर लेना, माइनस, और फिर क्या लिख लेना, माइनस जे कैप के साथ। क्लियर है? अब देखो इसमें जैसा कि अभी बनाए कि वेक्टर है, तो अपन ने सिंपल इक्वेशन किया जहां पे आपको एंगल गिवन था। अब मान लो आपको ऐसा कुछ पूछे, जैसा कि वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक बार रिमाइंड करो तो आपने क्या किया था, ट्रायंगल भी बनाया था, स्क्वायर भी बनाया था, स्क्वायर के कॉर्नर पे आपने चार्जेस लिए थे, किसी भी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट किया था। क्लियर है? इसी तरीके से आपने वहां सेंटर में भी किया था। भाई सेंटर में आपने ट्रायंगल बना लिया, उसके सेंटर में कैलकुलेट करते थे तो फोर्स 0 आता था अगर सेम चार्ज है तो। क्लियर है? और उसी तरीके से आप वहां पे कौन कौन से केसेस किए थे कि सर ट्रायंगल बनाया था, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया था, फिर अपन राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। भाई जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं ऐसा कुछ बनाना चाहूं कि ये मेरे पास मैग्नेट है। क्लियर है? और तीसरा मैग्नेट मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं। क्लियर है? इसके लिए आपको इफेक्टिव एमिनेट पूछ ले। क्लियर है? जैसे अगर ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा, जैसा कि देखो ये एरो एक तरफ, ये वाली एरो, और एक ऐसी वाली एरो आ जाती है, तो एमिनेट कितना लिखोगे, एक ही डायरेक्शन में है तो 0। वेक्टर लॉ देखो, जो आपके पास ट्रायंगल लॉ है, हाँ किसी ने पूछा कि सर एन साइड हो, उस वाले केस में कैसे करेंगे। तो एक चीज बताओ कि वहां पर जैसे एक के लिए अपन फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे के लिए वेक्टर फॉर्म किस लिए है, जैसे पॉलीगन के लिए क्या होता है, वेक्टर का पॉलीगन लॉ क्या होता है कि मान लो एन साइड है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अप टू एन वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, 0, अगर डायरेक्शन सेम है तो। क्लियर है? बट यहां पर क्या होगा कि भाई स्ट्रक्चर होगा जैसा कि मानो ऐसा कुछ है, डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा कुछ दे रखा होगा, तो पहले तो अपन क्या देखेंगे कि सर जो मैग्नेट है उसका एन पोल किस तरफ है, एस पोल किस तरफ है। क्लियर है? उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन करेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि वेक्टर आ रहा है तो उसका एंगल कितना बन रहा है। भाई यहाँ पे पेंटागन भी बन सकता है, हेक्सागन बन सकता है, ऑक्टागन बन सकता है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ के एंगल डिसाइड होंगे। किसी ने डाउट पूछा था कि सर ये तो ठीक है ट्रायंगल बन रहा है या फिर स्क्वायर बनेगा तो भी कर लेंगे, बट अगर कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी क्या हो, पॉलीगन हो, पेंटागन, हेक्सागन या फिर ऑक्टागन, इस तरीके से, तो वहां पे कैसे डील करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि पहले तो ये देखेंगे कि मैग्नेट को किस तरीके से रखा गया है, डायरेक्शन लेनी है वो किस तरफ, S2 एन की तरफ, पहली चीज। दूसरी चीज की जितनी साइड होगी उसके अकॉर्डिंगली एंगल आएंगे, जितनी साइड होगी उसके अकॉर्डिंगली क्या आएंगे, एंगल आएंगे। तो सभी को या तो आप किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लिख लो, सभी को क्या लिख लो, वेक्टर फॉर्म में, या फिर जो इतने सारे वेक्टर आते हैं ना, जैसा कि आपने वहां पे किया था कि मान लो बहुत सारे फोर्सेस जो आपस में ऐड हो रहे हो, तो आप क्या करते हो कि आपने एक क्वेश्चन भी किया होगा ऐसा कुछ कि मान लो यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, ये 1 2 3 इस तरीके से है, ऐसा कोई क्वेश्चन किया था क्या, किया था ना। तो बेटा वहां पे क्या किया था, बेसिकली आपने वेक्टर ही तो सॉल्व किया था। भाई यहाँ भी 12 फोर्सेस है, देखो ध्यान से, क्लियर है ना। तो कहते थे कि आपस वाले इफेक्ट को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो इफेक्टिवली कॉन्सेप्ट ये था कि एक्स और वाई कंपोनेंट में चेंज कर लेंगे और वहां से रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो मुझे ये समझाना था बेसिकली कि वेक्टर फॉर्म में अगर मान लो ट्रायंगल का इस तरीके से एंगल गिवन, इस तरीके से दो मैग्नेट गिवन हो, या फिर अगर मान लो मैं कंप्लीट ट्रायंगल बना लूं जैसा कि ऐसा, क्लियर है, तो उसके अंदर पूछूं कि नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा।
क्लियर है? तो इस तरीके की ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं, ज्योमेट्री वाले जो क्वेश्चंस है वो इसमें बन सकते हैं। बेटा इसमें डाउट तो नहीं है ना? कर सकते हो ना, वेक्टर को सॉल्व तो इजीली कर ही सकते हो। ओके बेटा, चलो आज की क्लास में बहुत है, इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो भी एक्सिस और इक्वेटर के ऊपर। ओके बेटा, थैंक यू।